देखिए आपके बैच का भी मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, इस बैच का भी अगर बोलिएगा तो मैं भेज दूँगा, ठीक है। ये लेक्चर 5 शायद रहेगा नहीं। तो आज हम लोग प्योर पढ़ने जा रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ओके स्टूडेंट, सब लोग ज्वाइन कर लिए? देखिए आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो मैं अलग ही कवर करूँगा, लेकिन कल मैं सोच रहा था कि इसे एटलीस्ट एक क्लास तो हो जाएगा इंट्रोडक्शन, इसलिए मैं ज्वाइन करवा लिया। हाँ, इसलिए वहाँ पे क्या हुआ कि हम लोग का एटलीस्ट एक क्लास का टाइम बच जाएगा, राइट। क्योंकि बीच में कभी से ऐसे तो क्लास स्टार्ट नहीं होता ना कुछ तो इंट्रोडक्शन देना पड़ता है बेसिक लेवल से, तभी तो क्लास स्टार्ट करेंगे। डायरेक्ट फार्मूला तो आएंगे नहीं। तो यहाँ देखिए, इसे फर्स्ट पॉइंट हम लोग को लिखना चाहिए। फॉर ऑल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी solvent is volatile and solute is नॉन वोलेटाइल, ठीक है ना। इसका मतलब यहाँ जो सॉल्यूशन बनेगा वो सॉल्यूशन किसका बनेगा, उस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट रहेगा, नो डाउट, बट ए लिक्विड फॉर्म में रहेगा, राइट। और बिफोर डिजॉल्विंग ए किस फॉर्म में रहेगा स्टूडेंट, सॉलिड, इज इट करेक्ट। और मिक्स करने के बाद जो सॉल्यूशन तैयार होगा वो सॉल्यूशन में, अगर इसको हम लोग ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, लेट अस सपोज, तो उस सॉल्यूशन में ए प्लस बी तो दोनों रहेगा। ए भी रहेगा और बी भी रहेगा। बट इस ए और बी में अगर मेरा ए सॉल्वेंट है और बी सॉल्यूट है, तो ए वोलेटाइल होगा। इसका मतलब यहाँ पे जो वेपर मिलेगा, इस वेपर में कौन रहेगा, सिर्फ यहाँ जो वेपर मिलेगा उसका नाम तो रहेगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, राइट। क्योंकि सॉल्यूशन बना दिया ना आपने क्या बना दिया, सॉल्यूशन। बट इस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन में नहीं लगता है ओनली पी ए रहेगा, एग्री है या नहीं है। क्योंकि जाएगा कौन, बी जाएगा, बी तो नहीं जाएगा। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट नीदर फ्रीजेज नॉर वेपोराइजेज, ओके। इसका मतलब यहाँ जो रहेगा, बोलेंगे टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, बट हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ओनली पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, इज इट करेक्ट। तो सर पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बोले या प्रेशर ऑफ ए बोले, बात तो यहाँ पे एक ही है, क्योंकि वहाँ पे तो बी है नहीं, राइट। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बोले या टोटल प्रेशर ऑफ ए बोले या प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बोले, अलग सेंस रहेगा या सेम सेंस हो गया, एक ही बात हो गया, राइट। चलिए, तो अब हम लोग फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। कौन कौन सा प्रॉपर्टी है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी।
एक है रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, राइट। एक है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एक है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और एक ऑस्मोटिक प्रेशर। सॉल्यूशन का क्वेश्चन तो आप लोग से बन जाएगा ना। अब जो सॉल्यूशन पहले पढ़ाए, ग्राफ हो या जैसे भी हो, मोटा मोटी तो बन जाना चाहिए। इस पार्ट से क्वेश्चन बहुत आसान आता है नीट में, अगर आप क्वेश्चन बैंक फॉलो कीजिएगा ना तो समझ में आएगा। बस वांडा फैक्टर और एसोसिएशन डिस्ट्रीब्यूशन सब कुछ का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तब आप बहुत आसानी से बन जाएगा। प्लस बहुत बैलेंस होम असाइनमेंट भेजा हूँ, उसको ज़रूर बना लीजिएगा। और साथ में अपना क्वेश्चन बैंक तो आपका ऑप्शनल है ही। चलिए तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं। क्या शॉर्टकट लिख दे स्टूडेंट, इसको फुल फॉर्म में लिख लीजिएगा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। बट उसके लिए सबसे पहले हम लोग को देखना पड़ेगा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो यहाँ देखिए, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ according to Rod's law, PS इक्वल टू, ये लिखते हैं ना, P नॉट ए एक्स से अब प्लस व्हाट P नॉट बी एक्स बी। बट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के केस में ये टर्म तो जीरो हो जाएगा। बोले क्यों? क्योंकि मेरा जो सॉल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल है, तो वेपर क्रिएट करेगा। इसका मतलब इन केस ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, नॉट सॉल्वेंट, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर हो जाएगा सर? P नॉट ए एक्स ए के बराबर, राइट। यहां तक किसी को डाउट? एंड प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, तो प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट के लिए क्या लिखेंगे? P नॉट ए, राइट। तो स्टूडेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट आप अगर ऑब्जर्व कीजिएगा तो ए वैल्यू और ए वैल्यू में कौन सा वैल्यू बड़ा है? इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में ए वैल्यू बड़ा है या ए वैल्यू बड़ा है? सर ऑब्वियसली ए वैल्यू बड़ा है, राइट। क्योंकि इसमें आप जो जिस टर्म से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो टर्म लेस देन 1 है, इट करेक्ट? तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मतलब ही ये होता है। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को अगर कोई आपको डिफाइन करने के लिए बोलेगा कि क्या है, तो इन केस ऑफ द सॉल्यूशन विच आर शोइंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो उसमें सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में, प्योर सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जितना अमाउंट से डिक्रीज कर जाता है
उसी को एक्चुअली बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। बोले तो मैंने क्या बोला, सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में, प्योर सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में, राइट, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जितना अमाउंट से डिक्रीज कर जाएगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या होगा स्टूडेंट, प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, राइट, माइनस प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, दिस इज कॉल्ड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, करेक्ट। अब प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट क्या लिखिएगा, तो सर पी नॉट ए। अब प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या लिखिएगा, सर पी नॉट ए एक्स है, इज इट करेक्ट। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का लिखा पी नॉट ए कॉमन ले लें, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स से, और भाई 1 माइनस एक्स से क्या होता है, एक्स बी, एग्जैक्टली क्या होता है, एक्स बी, राइट। इसका मतलब है, और एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ व्हाट, सॉल्यूट। तो एट ए गिवन टेम्परेचर ये टर्म तो कांस्टेंट रहेगा। आज थोड़ा ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगा, परसों से ही हो रहा है, पता नहीं कल मेडिसिन भी खाया हूँ, टर्न ही नहीं कर पा रहा हूँ मैं इसको। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो ए टर्म एट ए गिवन टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो नहीं लगता है कि एक्स बी का वैल्यू ज़्यादा तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ज़्यादा, एक्स बी का वैल्यू ज़्यादा तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ज़्यादा रहेगा, करेक्ट, ठीक है ना। इसका मतलब है कि जितना ज़्यादा सॉल्यूट का पार्टिकल ज़्यादा रहेगा उसका मोल फ्रैक्शन उतना ही ज़्यादा रहेगा, उतना ही लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। अरे होना भी चाहिए था, बिकॉज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, राइट, इट डज नॉट डिपेंड ऑन सॉल्वेंट। सॉल्यूट का जितना ज़्यादा पार्टिकल रहेगा या कॉन्सेंट्रेशन रहेगा उसका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उतना ही ज़्यादा होगा, करेक्ट। तो कॉलिगेटिव लोअरिंग, तो सर आपका तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है नहीं, भाई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का छोटा भाई है। हम लोग का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, बट लोअरिंग रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, बट रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मिलेगा तो यहाँ से ही, राइट। इसका मतलब इसका वैल्यू ज़्यादा तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ज़्यादा, और एक क्या है, इट रिप्रेजेंट व्हाट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, करेक्ट ना। इसलिए एट ए गिवन टेम्परेचर, जिसको बॉक्स में कर रहा हूँ आपके लिए फार्मूला बनता जाएगा, एट ए गिवन टेम्परेचर क्या बोल सकते हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। तो सर एट ए गिवन टेम्परेचर बोलने का मतलब एट ए गिवन टेम्परेचर, इसको मैंने फिक्स एक कांस्टेंट रहेगा, राइट। तो अब बताइए आर एल वी पी क्या होता है, रिलेटिव लोअरिंग। अच्छा यहाँ से आप ए तो लिख सकते हैं ना, और कहीं कहीं पे इसी फार्मूला को अगर ऐसे लिखा रहेगा तो कंफ्यूज तो नहीं करेंगे, एन बी डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी, एक ही बात है ना स्टूडेंट। जहाँ पे एन ए क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इन लिक्विड फॉर्म, राइट, एन बी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, और एन बी तो आप जान ही गए हैं। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ये पहले से आप लोग जानते होंगे, क्या होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सर ये होता है प्रेशर ऑफ, ये होता है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और डिवाइडेड बाय, बोलिए तो सुनिए क्या होता है, यस प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, समझ गए। लोअरिंग ऑफ ए इसी को बोलते हैं आर एल वी पी, और यहाँ पे क्या इसको हम लोग लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के लिए क्या लिख सकते हैं, पी नॉट ए एक्स बी और डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, क्या रहेगा सॉल्वेंट, पी नॉट है ना,
अब पी नॉट ए कैंसिल, राइट। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या बचा, एक्स बी। किसी को प्रॉब्लम? अरे क्या है, एन बी बाई एन ए प्लस एन बी। अब कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस के लिए एन बी बाई एन ए प्लस एन बी को एन बी बाई एन ए ले लेते हैं, जो कि गलत है। ये है एक्चुअल में रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है ना। अब कहीं कहीं पे इसी को ऐसे लिखा रहता है, डेल्टा पी डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, नॉट सॉल्यूशन, मैं सॉल्वेंट लिख रहा हूँ, करेक्ट। और डेल्टा पी यहाँ पे क्या है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। समझ में आ गया ना? ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ देखिए, प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट माइनस प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन और डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस के लिए हम लोग इसका भी यूज करेंगे, बट क्या इसको हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलेंगे? एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ये है, बट ये इस प्रॉपर्टी से ही हम लोग इसको भी ले आते हैं, ये आ जाता है इस यहाँ से, इस फार्मूला से ही हम लोग डिराइव करके यहाँ तक आ सकते हैं। अगर किसी को देखना है तो आप ऐसे देख सकते हैं। प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट माइनस प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन और डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू व्हाट, एक्स बी। अब यहाँ पे क्या ऐसे कर सकते हैं? तो यहाँ भी तो ऐसे करना पड़ेगा, कर सकते हैं ना इस फॉर्मूला में, कोई प्रॉब्लम? तो क्या हो जाएगा, इस केस में प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन और डिवाइड बाय प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू हाउ मच, एक्स है, राइट। तो प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट और डिवाइड बाय प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, उल्टा भी तो कर सकते हैं, 1/x से, और इसी को यहाँ से, अब यहाँ से ये भी तो कर सकते हैं, प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट और डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन अब -1 इक्वल टू 1/x से -1। तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स से बाई एक्स से, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट माइनस तब प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन और डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू एक्स बी बाई एक्स से। तो नहीं लगता है कि हम लोग आर एल वी पी से ही डिराइव कर दिए? तो आर एल वी पी से ही परम्यूटेशन कम्बिनेशन मतलब मैथमेटिकल थोड़ा ऑपरेशन करके यहाँ तक आ गए हैं। तो इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, बट इट इज नॉट एग्जैक्टली द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट माइनस प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस के लिए आप इसका एडवांटेज ले सकते हैं, बट कोई बोलेगा ये आर एल वी पी है या नहीं है, तो ये आर एल वी पी नहीं, आर एल वी पी एक्चुअली ये है, राइट, दिस इज आर एल वी पी, करेक्ट ना। बट प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस के लिए बहुत ही फ्रूटफुल है। क्यों? क्योंकि सर प्रेशर ऑफ ए हो जाएगा डेल्टा पी और डिवाइड बाय प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखिएगा, एक्स बी के लिए एन बी बाई टोटल मोल और एक्स ए के लिए एन ए बाई टोटल मोल। तो ये क्या होगा ना कि नीचे जो टोटल मोल वाला टर्म है वो कैंसिल हो जाता है, तो हम लोग को प्रॉब्लम सॉल्विंग में आसानी हो जाता है, समझे स्टूडेंट। तो इसको भी आप ब्रैकेट में रख सकते हैं, बट ये मेरा आर एल वी पी नहीं है, बट प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस के लिए हम इसको यूज करेंगे, ठीक है।
देखिए यहाँ से भी अगर सॉल्व कीजिएगा तो थोड़ा नहीं लगता कि यहाँ पे एन बी बाई एन ए प्लस एन बी करना पड़ेगा, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, थोड़ा कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। वहाँ पे एन बी बाई एन ए रहेगा तो थोड़ा आसान कैलकुलेशन बन जाएगा। तो अब किसी को डाउट? तो अब बताइए, इसका यूज हम लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में करेंगे। प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, वैसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है, किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा रहेगा? प्योर सॉल्वेंट का ज़्यादा रहेगा, राइट, और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम रहेगा। करेक्ट? यहाँ तक आइए, इसमें बहुत सारा बात करना है। लिख लीजिएगा तो बोलिएगा। हो गया ना? इसको हटाएं? बोलिए, किसका वोलेटाइल कैरेक्टर ज़्यादा, प्योर सॉल्वेंट का या सॉल्यूशन का? प्योर सॉल्वेंट का। और लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मतलब सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में सॉल्यूशन का प्रेशर जितना अमाउंट से कम होगा, दैट इज कॉल्ड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, राइट? अरे क्या था स्टूडेंट? पी नॉट ए एक्स भी था ना, पी नॉट भी, बोलिए एक्स भी, राइट? इसका मतलब है कि मोल, इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट मोल फ्रैक्शन ज़्यादा, मोल फ्रैक्शन अगर ज़्यादा रहेगा, करेक्ट, तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा एट ए गिवन टेम्परेचर, करेक्ट ना? इसका मतलब है कि प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन, तो प्रेशर हम लोग अगर एक ग्राफ ड्रॉ किया जाए प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का, तो प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन में किसका और ग्राफ का तो नेचर देखे थे ना, एक्सपोनेंशियल था। तो मान लेते हैं कि एक ग्राफ, दो ग्राफ मैंने ड्रॉ कर दिया और उसमें बोला कि एक ग्राफ स्टूडेंट मेरा प्योर सॉल्वेंट का है, दूसरा ग्राफ सॉल्यूशन का है, और ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है, तो कौन सा ग्राफ सॉल्वेंट का रिप्रेजेंट करेगा और कौन सा ग्राफ सॉल्यूशन का रिप्रेजेंट करेगा? मुझे लगता है कि ये ग्राफ सॉल्वेंट का रहना चाहिए, करेक्ट, ऊपर रहेगा, और ये ग्राफ सॉल्यूशन का रहेगा। अब एक बात बताएं, अगर एक्स बी का वैल्यू कम करना स्टार्ट कीजिए, एक्स बी का वैल्यू अगर डिक्रीज करिएगा तो एक्स ए का वैल्यू इंक्रीज होते रहेगा, हाँ या ना? चलो प्लीज़ सब लोग थोड़ा हाँ ना बोलिए, तभी तो पढ़ाने में अच्छा लगेगा। और एक्स ए का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग सॉल्यूट का अमाउंट कम कर रहे हैं, मतलब सॉल्यूशन को और डाइल्यूट कर रहे हैं, राइट? और कम करते गए और कम करते गए और कम करते करते इसका वैल्यू अगर टेंडिंग टू जीरो, तो आपका सॉल्यूशन ऑलमोस्ट प्योर सॉल्वेंट हो गया, राइट? भाई इसका मतलब ये हुआ कि अगर सॉल्यूट का अमाउंट कम कीजिएगा तो सॉल्यूशन डाइल्यूट होगा और वो प्योर सॉल्वेंट की तरफ जाना, प्योर सॉल्वेंट की तरफ शिफ्ट करना स्टार्ट करेगा। तो नहीं कहा ये ग्राफ इसके साथ जाकर कोइंसाइड कर जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था एक्चुअली। इसका मतलब मैं आपको ये बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि अगर सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन जितना ज़्यादा रखेंगे, ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा, तो सॉल्वेंट और सॉल्यूशन ग्राफ के बीच में गैप उतना ही ज़्यादा क्रिएट होगा, करेक्ट? सिंपल सा लॉजिक है ना। और अगर इसके बीच में गैप कम करना है, मतलब सॉल्यूशन को क्या कीजिए, डाइल्यूट कीजिए, मतलब सॉल्यूट का अमाउंट कम कर दीजिए। तो आज के बाद सॉल्यूशन और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर टेम्परेचर में सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर का ग्राफ ऊपर रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन। पहला पॉइंट तो यहाँ पे आप लोग को नोट ए कर लेना चाहिए। और दूसरा पॉइंट, एज amount of mole fraction of solute increases, gap between graph of solvent and solution also increases। ये दो पॉइंट के हेल्प से हम लोग बहुत बड़ा काम करेंगे आगे, ठीक है? क्या लिख पाएंगे? दो पॉइंट लिखिए तो मैं लिखवाता हूँ।
इन दिस सिचुएशन, मतलब हम लोग जो काम कर रहे हैं उसमें सॉल्यूट मेरा नॉन वोलेटाइल है। इन दिस सॉल्यूशन ग्राफ ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ग्राफ ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज एबव विथ रेस्पेक्ट टू ग्राफ ऑफ सॉल्यूशन। किसका ग्राफ? प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का मैं बात कर रहा हूं इस डायग्राम के लिए, करेक्ट। और एक और पॉइंट लिखिए, एज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इंक्रीजेज, एज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इंक्रीजेज, गैप बिटवीन 1 and 2 ऑल्सो इंक्रीजेज। 1 मैंने इसका नाम दे दिया, 2 इसका नाम दे दिया, ठीक है स्टूडेंट। अब इस टाइप का ऑब्जेक्टिव कहीं ना कहीं आया हुआ है, ऐसे पूछ लिया जाएगा, ठीक है। ये है सॉल्यूशन फर्स्ट, ये है सॉल्यूशन सेकेंड, और ये है ऑब्वियसली ये तो रहेगा क्या, सॉल्वेंट। अगर 3 ग्राफ है तो अगर एक सॉल्वेंट बोल रहे हैं, 2 सॉल्यूशन, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, तब पूछा जाएगा इस सॉल्यूशन में किस सॉल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। तो कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा मतलब सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा, राइट। तो इसके रेस्पेक्ट में देखिए किसका गैप ज़्यादा है, इसका गैप ज़्यादा है, तो नहीं था कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेकेंड क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फर्स्ट। और कॉन्सेंट्रेशन इसलिए बोल रहे हैं कि कॉन्सेंट्रेशन में सारा टर्म आ गया ना, मोल फ्रैक्शन आ गया, मोलरिटी आ गया, मोललिटी आ गया, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम आ गया, जो भी बोलिए कॉन्सेंट्रेशन जितना तरीके से आप जानते हैं, सारे कॉन्सेंट्रेशन के रेस्पेक्ट में मैंने ये बात किया, राइट। तो ऐसा ऑब्जेक्टिव आएगा तो बन जाएगा। देखिए यहाँ पे 2 मिनट आपने टाइम दिया तो आपके लिए फ्रूटफुल हो गया, अदरवाइज वहाँ पे दिमाग लगाना पड़ता। ये सिंपल सा लॉजिक था, दिस द प्रॉपर्टी ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब प्लस ये ग्राफ तो हम लोग मैथमेटिक्स से पढ़ लिए थे फर्स्ट क्लास में ही, एक्सपोनेंशियल ग्राफ होता है, राइट। हो गया ना। तो एक ग्राफ कहाँ पे हेल्प करेगा, एक ग्राफ आपको 2 जगह हेल्प करेगा, बोले कहाँ कहाँ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, करेक्ट। चलिए तो इस पे जब क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा। आपके पास तो असाइनमेंट होगा जो भेजे हैं, क्वेश्चन नंबर 10 बनाइए। और स्टूडेंट मैं जानबूझ के वैसा ही क्वेश्चन ले रहा हूँ जिसमें अब नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होता है, मतलब एसोसिएशन डिसोसिएशन सॉल्यूट में नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन दिया। अभी आपको नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा रहे हैं, जो सॉल्यूट का एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं होता है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई करेंगे या मैं सॉल्व कर दूँ?
हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। एक काम करते हैं ना कि फिर से भेजना पड़ेगा। वो 7 डेज। अच्छा, एक काम कीजिएगा, वो 7 डेज में गायब हो जाएगा। वो जितना भी आपको प्लेलिस्ट फाइल भेजाऊँ, प्लीज़ उसको कॉपी करके कहीं पर रखिए या पिन करके। वो कहीं पे कॉपी कर लीजिएगा सारा लिंक को, और वर्ड वगैरह में कहीं पे रख लीजिएगा। नहीं तो इस सेटिंग में हटाता हूँ आपके बैच से, ड्रॉपर बैच के बैच से, 7 डेज में गायब होने वाला। चलिए स्टूडेंट, मैं बोल देता हूँ, कैलकुलेट द वेट ऑफ, मैं लिख देता हूँ प्रॉब्लम को, कैलकुलेट द वेट ऑफ यूरिया which must be dissolved in 400 gram of water so that final solutions has vapor pressure 2% less than vapor pressure of pure water। एक क्वेश्चन है, मैं इसको सॉल्व करता हूँ। यहाँ देखिए, तो एक्चुअल मान लेते हैं कि पी नॉट में क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, एग्री ना। तो क्या पी नॉट माइनस पी एस, पी एस मतलब सॉल्यूशन, पी एस मैं मान रहा हूँ यहाँ पे सॉल्यूशन को, ठीक है। तो पी नॉट माइनस पी एस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, तो पी नॉट माइनस पी एस बाई पी एस। तो सर ये तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, नहीं है, बट प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए तो लगा सकते हैं ना, एन ए बाई एन बी, करेक्ट। और इसका वैल्यू कितना, पी नॉट ए, और इसका वैल्यू कितना रहेगा, क्या 0.98 पी नॉट ए लिख दें अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के इसमें 2% कम हो गया, तो क्या इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 0.98 पी नॉट ए और डिवाइडेड बाय 0.98 पी नॉट ए इक्वल टू, और एन ए क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, राइट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट के लिए 400/18 लिख सकते हैं, करेक्ट ना। अब मास ऑफ यूरिया और डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यूरिया लिख सकते हैं। ओनली अननोन क्या है स्टूडेंट, ओनली अननोन इज मास ऑफ यूरिया। क्या यहाँ पे मास ऑफ यूरिया नहीं निकाल लेंगे कैलकुलेट करके, कैलकुलेट कीजिए तो कितना आंसर आता है, कैलकुलेशन हो जाएगा ना आप लोग से। और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यूरिया कितना होता है, 60। यूरिया बहुत फेमस एग्जांपल है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का, रट जाइएगा इसका। यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट एसिटिक एसिड का शायद सेम ही रहता है, राइट। इसका मतलब ये है कि आप लोग असाइनमेंट भेजते हैं तो आप लोग सेव करके नहीं रखते हैं, नहीं। खुद हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 लिखिए। 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, मैं बोल देता हूँ, 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट is dissolved in
80 ग्राम ऑफ एसीटोन dissolve in 80 gram of acetone. Vapor pressure of solution is 271 mm of Hg and vapor pressure of acetone मेरा यहाँ पे सॉल्वेंट है, ठीक है। एसीटोन इज प्योर एसीटोन 283 mm of Hg. Calculate the molecular weight of solute. Calculate the molecular weight of solute. Molecular weight of solute. Calculate molecular weight of solute. आप लोग सॉल्व कर पाएंगे? बहुत आसान क्वेश्चन है। कितना आंसर आया? ये भी तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। वेरी गुड करेक्ट आंसर 163। 283 माइनस 271 डिवाइडेड बाय 271 इक्वल टू कितना ग्राम ऐड किए थे? 10 ग्राम ना। तो क्या था, Na बाई एन था, राइट। तो Na के लिए और एसीटोन कितना ऐड किए थे? 80 बाई एसीटोन का मोलिकुलर वेट कितना है? 58। देखिए तो मैंने सही लिखा।
यहाँ से ओनली अननोन इज एम बी, क्या सॉल्व नहीं हो जाएगा? तो देखिए ये आर एल बी पी नहीं लगा रहा हूँ, बट ये सॉल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा आसान है, राइट? और नहीं तो आर एल बी पी लगाते हैं तो दिस प्लस दिस नीचे भी करना पड़ता ना, तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता। मेरे बात को समझ रहे हैं कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो ये मुझे लगता है कि इसको लगाने से इट इज़ नॉट आर एल बी पी, यहाँ पे प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन लिखे हैं, बट ये थोड़ा इजी कैलकुलेशन हो जाता है, समझे स्टूडेंट? चलिए, क्या था? सॉल्यूट बाई सॉल्वेंट था, क्या था? क्या था? एन बी, अच्छा एन बी बाई एन ए था। एन बी बाई एन ए रहेगा तो ये हो जाएगा 10 बाई दिस अ माइनर डिवाइडेड बाई, बोलिए 80 बाई 58, राइट? यहाँ से सॉल्व कीजिएगा, मोटा मोटी ऑलमोस्ट 163 आएगा ग्राम पर मोल, राइट? चलिए एक और क्वेश्चन बनाइए तो। लिखिए, मैं लिखवा रहा हूँ। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट containing 6 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। फिर से मैं बोल रहा हूँ, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट containing 6 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट in 180 ग्राम ऑफ वाटर, in 180 ग्राम ऑफ वाटर is 20 torr per mm of Hg, is 20 torr पर mm of Hg। 20 टॉर या mm of Hg एक ही बात होता है। 20 टॉर, कॉमा, if 1 mole of water is further added into the vapor, if 1 mole of water is further added into the solution, vapor pressure increases by 0.02 torr, 0.02 torr, full stop। Calculate vapor pressure of pure water, calculate vapor pressure of pure water and molecular weight of non volatile solute, and molecular weight of non volatile solute। हो पाएगा ना? कितना अननोन हो गया? 2 अननोन हो गया, राइट? तो 2 अननोन हो गया तो 2 इक्वेशन डेवलप करना पड़ेगा तभी सॉल्व होगा, राइट? मैं इक्वेशन डेवलप कर दूंगा तो सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। यहाँ देखिए, P0 A -20 और डिवाइडेड बाय 20 इक्वल टू
कितना था ग्राम, 6 ग्राम ना, तो 6 बाई मॉलिकुलर वेट ऑफ बी और डिवाइडेड बाई 80 ग्राम था वाटर, 180 बाई 18, राइट। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, करेक्ट ना। और पी नॉट ए माइनस 20.02 और डिवाइड बाई 20.02 इक्वल टू सॉल्यूट का अमाउंट तो आपने बढ़ाया नहीं, बट यहाँ पे वाटर बढ़ा दिए 1 मोल, 1 मोल का मतलब 198, करेक्ट। 18 ग्राम एक्स्ट्रा वाटर आ गया, राइट। दो इक्वेशन दो अननोन, क्या सॉल्व हो जाएगा स्टूडेंट? पहले इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दीजिएगा तो एम बी कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा पी नॉट ए, यहाँ से पी नॉट ए निकाल लीजिएगा, ठीक है। मतलब कहने का सेंस है कि यहाँ पे केमिस्ट्री खत्म, आप सॉल्व कर लीजिएगा, होगा। तो कल का क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड अभी मैं छोटा छोटा कॉन्सेप्ट ले रहा हूँ, जस्ट ये थ्योरी पार्ट क्लियर हो जाए आप। और ये होप मत कीजिएगा कि इतना आसान क्वेश्चन आएगा, मतलब क्वेश्चन जनरली इसमें 90% जो पूछने का चांस रहता है वो मुझे लगता है वॉन ऑफ फैक्टर मिलाकर पूछा जाता है एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से, राइट, जो मुझे एक्सपेक्टेशन लगता है। बट वो एबनॉर्मल तभी पढ़िएगा ना जब नॉर्मल का नॉलेज रहेगा छोटा छोटा प्रॉब्लम का। तो पहले एक थ्योरी पार्ट को हम लोग कवर कर लेते हैं, इसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, और तब हम लोग पूरे इस असाइनमेंट को बना लेंगे। असाइनमेंट में अभी आपको लग रहा होगा कि बहुत आसान क्वेश्चन है, ये सब इससे मत देखिएगा, ये पूरा बैलेंस असाइनमेंट 22 प्रॉब्लम में ही पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और उसी से आपका सारा क्वेश्चन मोटा मोटी बन जाएगा। तो आज का क्लास इतना ही रहने दीजिए। एक मिनट वीडियो ऑफ कर लेता हूँ, उसके बाद बात करता हूँ।